to all of you. Welcome back to our channel. आज हम 3 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दैट नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में 2023 का अवॉर्डेड टू कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विस्मैन. फॉर व्हाट they got this Nobel Prize? For their nucleoside. हमने क्या कहा? For their work on nucleoside base modification. किसका बेस मॉडिफिकेशन किया उन्होंने? mRNA का. तो भाई mRNA में उसका बेस मॉडिफिकेशन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है. पता है क्यों? क्योंकि DNA जो हमारा होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, वो स्टेबल है, उसके साथ डील किया जा सकता है. बट RNA एक स्टेबल नहीं है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विद दिस जेनेटिक मटेरियल. सो उसकी डिस्कवरी इसलिए ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है. इसकी डिस्कवरी नहीं कह सकते, बट इसमें जो चेंजेस किए गए हैं कि लाइक हमने mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेसिस में चेंजेस किए, उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं. अब है ये जो स्टोरी है पूरी कि क्यों उन्हें मिला, ऐसा क्या उन्होंने खास कर दिया. चलो डील तो किया, बट और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं? वो ये कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में अटैक करता है, हमें बीमार करने की कोशिश करता है, तो वो पहचान लेती हैं कि हम तो इसे जानते ही नहीं, ये कैसे से हमारी बॉडी में एंटर कर रही है. तो वो उसको फ़ौरन मान लेते हैं, फॉरेनर, कि भाई ये तो फॉरेन पार्टिकल है, इस पर अटैक करो, और उसको मार देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं हो पाते. अब सेल जैसे कि आपकी डेंड्रिटिक सेल्स हो गई, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में पाई जाती हैं, और ये रिकग्नाइज़ करती है भाई कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आ रहा है तो उसको रिकग्नाइज़ करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं. तो इसी तरह इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें डेंड्रिटिक सेल्स ने mRNA को, जो हमने लैब में प्रोड्यूस किया था, उसे फ़ॉरेन कंसिडर कर दिया. अब यहाँ पे इन विट्रो जो लिखा है, इन विट्रो और इन वीवो. इन विट्रो हम तब यूज़ लगाते हैं जब हम कोई लैब में कुछ बना रहे होते हैं, और इन वीवो बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस होती हैं, नेचुरल कंडीशंस वाली. जब हम कोई प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कुछ भी, तो तब हम वीवो लगाते हैं. बट ये लैब वाली कंडीशंस है, इन्वामेंट, टेम्परेचर, अगर सनलाइट भी दे तो सब कुछ लाइट वाला है. ओके, नाउ द कैरिको इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ये देखा कि डेंड्रिटिक सेल्स ने mRNA को, जो हमने लैब में प्रोड्यूस किया है, उसे फ़ौरन कंसिडर कर दिया, जिसकी वजह से भाई फ़ौरन पार्टिकल उसे रिकग्नाइज़ किया गया. तो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स जनरेट होने लगे कि भाई तो फ़ौरन है, इस पर अटैक करो. तो वो ये सोचने लगे कि रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि जो हमारा मेमेलियन सेल्स है, द mRNA जो हमें मेमेलियन सेल से मिला है, उसमें ये रिस्पॉन्स नहीं है. लेकिन जो उन्हें शायद ह्यूमन से मिला है, वहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जर्व उन्होंने किया है. तो उन्हें ये लगा, उन्हें ये चीज़ ट्रिगर करी कि भाई सेम रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, है तो ये भी RNA और है तो ये भी RNA. मेमेलियन की सेल्स में, मेमेलियन जो हमारे उनका सेल्स का RNA mRNA है, उसमें ऐसा क्या खास है, वो फ़ॉरेन क्यों नहीं है, वो फॉरेनर पार्टिकल क्यों नहीं है. अब मेमेलियन सेल्स हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ये हम याद रखेंगे. यूकैरियोटिक सेल्स बेसिकली द सेल्स विच हैव देयर न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक बाउंड्री होती है, ठीक है. नाउ RNA लाइक DRNA 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है. यूरासिल DNA की जगह, DNA में थायमीन होता है यूरासिल की जगह, और RNA में थायमीन की जगह यूरासिल, और DNA में यूरासिल की जगह थायमिन. ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. कैरिको और वेसीमैन ने देखा कि नेचुरल जो RNA हमें मेमेलियन सेल से मिला है, उनके बेसिस में केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है भाई, मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है. उन्होंने ये देख लिया कि ये अच्छा ये सीन है, तभी उसको फॉरेनर नहीं कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है. अब ये mRNA क्या है? mRNA मैसेंजर RNA है, अ मॉलिक्यूल जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA से
टू द प्रोटीन मेकिंग मशीनरी ऑफ द सेल। ये एमआरएनए का काम है कि भाई मैसेज उठाएगा, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाले मैसेजेस, और डीएनए से उसको प्रोटीन मशीनरी तक लेके जाएगा। ये भाई हमारे एमआरएनए का तो काम है, ठीक है। उसके बाद एमआरएनए वैक्सीन की कुछ खासियत होती है। दे यूज सिंथेटिक एमआरएनए दैट एनकोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम अ पैथोजन। मतलब जो हमारी जो एमआरएनए वैक्सीन्स होती है वो सिंथेटिक एमआरएनए यूज़ करती है। सिंथेटिक से मेरा मतलब है कि उन्हें स्पेसिफिक केसेस के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि भाई अभी रिसेंटली कोविड में स्पाइक प्रोटीन के लिए हमारे एमआरएनए वैक्सीन्स बनाई गई थी। तो दे आर बेसिकली स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड फॉर द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन। ओके, नाउ when the mRNA vaccine it is injected into the body, some of the cells take up by the mRNA and जिससे mRNA यूज़ करता है कि वो प्रोटीन बना ले, और उसके बाद इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर करे, वो उसको अलाउ करे दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी और कुछ मेमोरी सेल्स भी जो रिकग्नाइज भी करें और फाइट करे पैथोजन को। कि अगर भाई फिर से इस इंसान ने मतलब इस पार्टिकल ने अटैक किया तो मेमोरी सेल्स इस चीज़ को याद कर लेंगी और वो फिर से अटैक कर देंगी। तो एमआरएनए वैक्सीन्स को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और जैसे ही हमने वो इंजेक्ट किया सेल्स उस चीज़ को अब्सॉर्ब करेंगी, उसको अपने अंदर ले लेंगी, जिससे प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, एक ऐसा प्रोटीन कि जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा वो प्रिपेयर होगा कि जब भी एंटीबॉडीज़ या मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमें अटैक करे, मेमोरी सेल्स चीज़ों को याद रखेंगी, तभी तो उनका नाम मेमोरी है। ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एमआरएनए वैक्सीन्स की खास बात ये भी है कि वो काफ़ी फास्टर और चीपर होती हैं, और उन्हें सेल कल्चर नहीं चाहिए होता है और ना ही कोई प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। बहुत ईजी टू मेक एंड वेरी सिंपल। नोबेल प्राइज़, भाई नोबेल प्राइज़ पहली बार बेसिकली हु दैट वन हु established by Alfred Nobel, and the first awards were handed out in 1901. Okay, first award handed out in 1901. उसके बाद the first Indian Nobel laureate Rabindranath, and the first Indian woman laureate is your Mother Teresa. Okay, each Nobel laureate receives a gold medal, diploma and a monetary award. Okay, the prize ceremony is held in Stockholm, Sweden in December every year. Okay, you have to remember these facts. Now, इंडिया की रैंक 40 आई है आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन देयर ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2023, जिसे वीपीओ यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। अब हमारी वीपो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फोरम है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, पॉलिसीज़, इंफॉर्मेशन और कॉपरेट भी करता है आईपी सेक्टर में। सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूएन की, जो कि क्या प्रमोट करती है, उसका एम ये है कि डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड and effective international IP system that enables innovation and creativity for the benefit of all. Its aim is to lead the development of a balanced and effective international IP system. इफ़ेक्टिव और बैलेंस्ड आईपी सिस्टम जिससे इनोवेशंस क्रिएटिविटी हो सके और वो सबका फ़ायदा कर सके। ये हमारे वीपो का यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि भाई ऐसे ऐसे इनोवेशंस करो जो सोशल वेलफेयर करें, लोगों की हेल्प करें। सो इट्स एम इज़ टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल आईपी सिस्टम। और क्या क्या मैंडेट्स हैं? इट्स मैंडेट्स, गवर्निंग बॉडीज़ एंड प्रोसीजर्स आर सेट आउट इन द वीपो कन्वेंशन, जो कि 67 में इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि एक रेफरेंस है फॉर मेजरिंग इकोनॉमीज इनोवेशन इकोसिस्टम परफॉर्मेंस, कि भाई इकोनॉमिक इनोवेशन सेक्टर में कैसे वर्क कर रही है। ये इंडेक्स एनुअली पब्लिश होता है। स्विट्ज़रलैंड इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग हमारी मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी 2023 की स्विट्ज़रलैंड है, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस, यूके एंड सिंगापुर। ओके, टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स इन दी वर्ल्ड इन 2023 कहाँ है?
Tokyo, Yokohama, follows by Shenzhen, Hong Kong and Guangzhou, Seoul, Beijing, Shanghai, Zhuzhou. सो ये आपको याद रखने हैं. टॉप साइंस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स. ओके, नाम याद रखेंगे. एटलीस्ट टोक्यो, योकोहामा याद रखेंगे. ओके. इंडिया की जो पोजीशन है वो थोड़ी कम हो गई है 37 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में. अच्छा, मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि टॉप पोजीशन में है इंडिया अमोंग द 37 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़. ये सिर्फ ग्लोबली नहीं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में. ठीक है भाई, इंडिया की पोजीशन यहाँ से तो ठीक है, लेकिन ग्लोबली नहीं. ओके. अब इसी इनोवेशन के कंसेप्ट में हमारे पास एक टॉपिक है आपके लिए कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, जो कि अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश करेंगे स्कूल्स में अक्रॉस द इंडिया. ऑब्जेक्टिव ये है, करना ये चाहते हैं कि भाई क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यंगस्टर्स की यूज़ की जाए और उनको स्किल्स सिखाई जाए, उनको डिज़ाइन सिखाया जाए, उनका माइंडसेट ऐसा बनाया जाए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्रिएट की जाए, अडेप्टिव लर्निंग क्रिएट की जाए, फिज़िकल कंप्यूटिंग की जाए. बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि हम ये लैब स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पे हम उन्हें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ये स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे. और इस स्किल्स को प्रोवाइड तो हम कराएंगे, बट उनकी क्रियोसिटी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन हम ये सब यूज़ करेंगे. ठीक है. अटल इनोवेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री. ओके. नेक्स्ट है मोंकॉप संवाद. द मोंकॉप Sambasivan Swaminath, hailed as the father of Indian Green Revolution, passed away at the age of 98. इस स्टेटमेंट में क्या खास है? What does MS stand for? The MS stand for Moncom Samba Sivan. You might get a question in your state PCS examination, so please make a note of it. Okay. Now, Swami, हमारे the Green Revolution father Swaminath. He basically born in Tamil Nadu, India, and he was deeply influenced by महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स. क्या बात है. और भाई यहाँ तक कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे वो हमारे स्वामीनाथ. हमारे MS Swaminath serve as the director of the Indian Council of Agriculture Research, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया है. कैसे? एग्रीकल्चर रिसर्च को एडवांस करने में, एजुकेशन को एडवांस करने में विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, उसे काफ़ी प्रमोट किया है. ठीक है. डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं. काफ़ी वाइटल रोल था उनका बेसिकली इन डेवलपिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड राइट्स एक्ट. इस एक्ट को बेसिकली उन्होंने डेवलप करने में काफ़ी अपना योगदान दिया है. ठीक है. और वो किन किन चीज़ों के लिए याद किए जाते हैं? हिज रोल इन द ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ द गल्फ ऑफ मैनार, द मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व and the Kerala's Kutnad, known for traditional cultivation of paddy below the sea level, as a globally important agriculture heritage site. तो इन दो चीज़ों के लिए MS स्वामीनाथ को रिकग्नाइज़ किया जाता है, बेसिकली फॉर द गल्फ ऑफ मैनार, marine biosphere, and the Kerala's Kutnad, which is known for its traditional cultivation of paddy below the sea level as a globally important agriculture heritage site. Okay. किसको ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट किया जा रहा है? ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट केरला कुतनाड को. ठीक है. MS स्वामीनाथ उन्होंने एक रिसर्च फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश करी ताकि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट कर सकें, रूरल डेवलपमेंट प्रमोट कर सके. रिसर्च फाउंडेशन ये भी फोकस करती है ट्राइबल पे, रूरल कम्युनिटीज़ पे, प्रो पुअर, प्रो वुमेन, प्रो नेचर अप्रोच. यहाँ तक कि हमारे स्वामीनाथ जी को वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला था. ठीक है. ही इज़ बेसिकली ऑनर्ड विद द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ इन 1987. वेरियस इंटरनेशनल ऑनर्स जैसे कि Raman Award and the Albert Einstein Award Science, he also got these. Okay. Next है
हमारा टॉपिक 2 अक्टूबर को, जो 2023 का 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती, वो गांधी जी का 154th बर्थडे था ना। हमारे गांधी जी की अगर हम बात करें तो उनका म्यूज़िक में भाई काफ़ी इंटरेस्ट था। वो इन्वामेंट को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी योगदान देते थे। आरबीआई का अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एन आरबीआई एक्ट, जो डिज़ाइन है, मटेरियल है बैंक नोट का, वो ऐसा होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके, लेकिन बोर्ड की रिकमेंडेशन सुनने के बाद डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पर बोर्ड की रिकमेंडेशन भी सुनी जाएंगी। गांधी फर्स्ट फीचर ऑन द इंडियन करेंसी नोट्स इन 1969 पे पहली बार तो इंडियन करेंसी नोट्स में देखे गए थे, when the special series was issued to celebrate his 100th birth anniversary. न्यू महात्मा गांधी सीरीज़ वॉज लॉन्च बाय द आरबीआई, जिसमें से हमने अशोका पिलर हटा दिया था बैंक नोट्स पे से। ये एक अच्छी स्टेटमेंट है कि न्यू सीरीज़ जो आरबीआई ने लॉन्च की थी उसमें क्या डिफरेंस है बैंक नोट्स में, अशोक पिलर हटा दिया। द आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग और सर्वोदया, गांधी जी कहते थे ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग प्रमोट्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करते थे। ही इवन प्रमोटेड द आइडिया ऑफ विलेज बीइंग सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फूड हो, क्लोथिंग हो, बेसिक नीड्स हो। वो ये भी बिलीव करते थे, ही बिलीव्ड इन द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड वॉज अ वेजिटेरियन हिमसेल्फ। भाई इन्हें मारो पीटो मत, इनका स्लॉटर मत करो, तो एथिकल ट्रीटमेंट कहते थे। He even supported the sustainable and organic farming practices and advocated for the use of natural fertilizer, crop rotation, traditional farming methods that preserve soil fertility and reduce the need for chemical inputs. तो गांधी जी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट करते थे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रमोट करते थे, एथिकल प्रैक्टिसेस प्रमोट करते थे एनिमल्स के लिए। ओके, गांधी जी ने ये भी एम्फेसाइज किया था कि भाई देयर शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो वाटर हो, आपके फॉरेस्ट हो, तो रिस्पॉन्सिबल यूज़, ये नहीं कोई चीज़ पानी बह रहा है तो बह रहा है, कोई बंद करो उसे भाई। He even believed in protecting and regenerating the environment to ensure that future generation have access to these resources. Great. इंट्राजनरेशनल इक्विटी में वो बिलीव करते थे। ही इवन सॉ नेचर कि भाई नेचर ह्यूमन लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड कॉल्ड फॉर अ रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें, वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिखाई कि नेचर की क्या इम्पोर्टेंस है। नेचर्स हैं तो प्लांट्स हैं तो वी कैन टेक दी ऑक्सीजन एंड वी कैन रिलीज दी ऑक्सीजन दैट विल बी यूज बाय द प्लांट्स। ओके, नाउ ये भी कहते थे कि वसुदेव कुटुम्बकम, एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली प्रमोट करते थे। भजन सुनते थे, जैसे कि हिंदू रिलीजियस सॉन्ग हो गए, सॉन्ग्स लाइक रघुपति राघव, राजा राम, वैष्णव जंतु। सो दे वर अमॉन्ग हिज फेवरेट्स एंड बेसिकली फ्रिक्वेंटली sung during his prayer meetings, public gatherings. Okay, chants, songs, music created a sense of unity, solidarity among participants in various campaign. गानों की वजह से लोगों में काफ़ी यूनिटी डेवलप हो गई, जैसे कि सॉल्ट मार्च में देखा जाए तो। लोकल लैंग्वेजेस को उन्होंने प्रमोट किया, म्यूज़िक को प्रमोट किया, ताकि हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, एज ही बिलीव दैट दे वर मोर रिलेटेबल एंड एक्सेसिबल। सुप्रीम कोर्ट अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी इज़ लूजिंग फ्रेश टैलेंट लाइक नेवर बिफोर एज द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट विच आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर judgeship in high courts give up their application due to their government's prolonged inaction in the processing high courts collegium recommendation। भाई पेंडेंसी की बात हो रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो कलीजियम है, जो रिकमेंड करता है नेम की इन कोर्ट्स में ये लॉयर्स भेज दो, रिकमेंड करता है, वो रिकमेंडेशन पेंडिंग है और बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो इसका इशू इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई बैकलॉग है 70 हाई कोर्ट कलीजियम रिकमेंडेशंस का, उनका तो भाई कोई वही नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया आपने, और 10 महीने से ज़्यादा हो गया इस बात को। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं और बाकी
कोर्ट जजेस की। एंड एज फार एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न, आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स हिज सक्सेसर, यानी कि अब भाई ये ए वाले CGI जा रहे हैं हमारे, तो वो बी को रिकमेंड करके जाएंगे कि बी की जगह अब ए की जगह पे तुम बी को ले लो, ये बिल्कुल ठीक है, ए की जगह पे तुम बी को ले लो, मैं तो जा रहा हूँ। तो ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वो भी आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। ठीक है, ओके। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड पैनल ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्हें हम कॉलेजियम कहते हैं। ठीक है, जो कि नेम रिकमेंड करती है कि भाई इन इन लोगों को अपॉइंट करो एज अ सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो भी प्रेसिडेंट को। ओके, नाउ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस और भाई गवर्नर कंसर्न। High Court judges are recommended by a collegium comprising the Chief Justice of India and 2 senior most judges. And for appointment of the judges, Chief Justice of the concerned High Court is also consulted. प्यूसनी जज किन्हें कहा जाता है? जो प्यूसनी जज एज अ जज जो बेसिकली रैंक लोअर इन सीनियोरिटी, ये टर्म ही सीनियोरिटी के कंसेप्ट में यूज़ की जाती है, तो लोअर इन सीनियोरिटी देन द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। एंड द टर्म ज़्यादातर UK में यूज़ की जाती है और इंडिया में तो की ही जाती है। ठीक है, नाउ रेफरेंस टू दिस प्यूसनी जज इन इंडिया इज़ ओनली यूज्ड जब हम सीनियोरिटी के ऑर्डर कंसिडर कर रहे होते हैं कि भाई इनको अपॉइंट करो इनकी जगह। ठीक है, तभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, बट इस अपॉइंटमेंट से जुडिशियल पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कारमान लाइन। द कारमान लाइन एक इमेजिनरी बाउंड्री है 100 किलोमीटर एट अबव द सी लेवल, जो कि सेपरेट करता है अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम कंसिडर करते हैं कि भाई ठीक है, इट इज़ लोकेटेड 100 मीटर अबव द सी लेवल। ये लाइन करती क्या है? सेपरेट करती है अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस। एंड इट वॉज स्टेब्लिश बाय द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनली, जो कि एक रिपोर्ट कीपिंग बॉडी है। नाउ कारमान लाइन वॉज स्टेब्लिश टू रेगुलेट एयर स्पेस एंड मार्क्स द एल्टीट्यूड बियॉन्ड विच अ ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कांट फ्लाई। तो ठीक है, इसका ये कारमान लाइन है, कारमान लाइन ये लाइन है कि भाई ठीक है, ये एक आखिरी लाइन है और इसके बियॉन्ड ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नेट बनाया हुआ है कि अगर इसके आगे गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट होता होगा। नाउ एनी इंडिविजुअल जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो अगर आपने कारवान लाइन को क्रॉस कर लिया तो आप एस्ट्रोनॉट कहलाओगे। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें 54 नेशंस हैं जो कि साथ आते हैं तो ड्राफ्ट द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। 4 अप्रैल में ये आई थी, जो कि यूएन की स्पेशलाइज्ड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल एजेंसी है विच इज़ लिंक टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, इंडिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेंबर है और हमारी जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इज़ डेडिकेटेड फॉर डेवलपिंग सेफ एंड एफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड ensuring a reasonable opportunity for every state to operate international airlines। ठीक है, dedicated to develop safe efficient international air transport, efficient international air transport for peaceful purposes and ensuring a reasonable opportunity कि भाई हर एक स्टेट एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूज़ कर सके। तो वो ऐसे पैरामीटर फिक्स करते हैं। ये जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कनाडा। ओके, सो नेक्स्ट है इंडिया ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री ऑन
2 अक्टूबर गांधी जी की भी थी और बहादुर शास्त्री की भी थी। एंड ऑनरिंग फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिगेसी। इनका फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान, जो कि बेसिकली सिंबलाइज करती है इंडियाज़ डिटर्मिनेशन टू टैकल द इश्यूज़ ऑफ जवान यानी कि सोल्जर्स, किसान यानी कि फार्मर्स, फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जैसे कि भाई चाइना वॉर, ड्रॉट, फूड क्राइसिस, वॉर विद पाकिस्तान। तो ये काफ़ी सारे इन्होंने चीज़ें देखी थी जब इनका टेन्योर था। अस्त्र हमारा क्या है? इट इज़ दी MK1 इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। द बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स होती हैं, दे कैन एंगेज बियॉन्ड द रेंज ऑफ 20, इससे ज़्यादा दूर जा सकती हैं। 20 नॉटिकल से हमारा मतलब है 37 किलोमीटर। पिंक बुलवॉर्म जो एक पेस्ट है, वो कॉटन को इम्पैक्ट करती है, ख़राब कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इज़ अ फाइटर एयरक्राफ्ट। सो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या फिर यू माइट गेट अ क्वेश्चन व्हाट इज़ तेजस, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि आपको याद रखना है। ये कुछ नेम्स हैं कि हम इंडियंस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को किस किस नाम से बुलाते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपका डॉनलेट माउंटेन्स कहा जाता है। असम को गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया, मेघालय को अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, मिज़ोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, सिक्किम को हिमालयन पैराडाइज कहा जाता है, त्रिपुरा को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, ओके। So that is it for the today. Hope you like it. Thank you so much and God bless you.